गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बेटा आज हम लोग यहाँ पर बॉटनी फर्स्ट पेपर का लेक्चर सेकंड लेकर के आए हैं। लेक्चर फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे। या आप क्या करिए कि आप जो है ना कि सीधे प्लेलिस्ट को खोलिए, सीरियल बाई सीरियल वहाँ पर मैंने वीडियोज़ को अपलोड करके रखा हुआ है। तो वहाँ पर जो है ना जिस पेपर की आपको वीडियो पढ़नी है वो इजीली तरीके से आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलो आज जो हमारा लेक्चर सेकंड है ये बॉटनी फर्स्ट पेपर पर डिपेंड है, जो कि हम लोग बॉटनी फर्स्ट पेपर में लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने जो है ना कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर भी कुछ हम लोग लेक्चर सेकंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाइनॉम एंड नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। द्विनाम पद्धतिकरण के ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है आपके एग्जाम में लिखने के लिए। उसके बाद में आपका ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इस पे भी जो है ना शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाली हुई है बायोडाइवर्सिटी, या यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कहिए या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह सकते हैं। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में होती क्या है, तो हम जब इसका नेम के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये बायोडाइवर्सिटी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बायो से मिलकर बना है, दूसरा डाइवर्सिटी से मिलकर बना है। दैट मीन्स यहाँ पर बायो का मतलब डेफिनेटली लाइफ होता है, ठीक है, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है फॉर्म। दैट मीन्स इसके अंतर्गत जो लाइफ फॉर्म हुई है इस अर्थ पर, इस पूरे वर्ल्ड में जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, उस जीवन की उत्पत्ति में या इस जीवन की उत्पत्ति में जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसको हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। विविधता कहने का मतलब ही होता है भिन्नता। दैट मीन्स बहुत सारे जंतुओं में, लाइक ऑर्गेनिज्म में, उनके अलग अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर का पाया जाना वो कहलाता है क्या, डाइवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, जीव जगत में अनेक प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है, इस पूरे वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो जीव की उपस्थिति है यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस है, और ये डिफरेंट टाइप के हैं, ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस भी है और ये डिफरेंट टाइप के हैं, इसी को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं क्या, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। दैट्स क्लियर। चलो फिर देखिए यहाँ पर मैंने लिखा IUCN, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। ये एक संस्था है, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में एक संस्था चलाई जा रही है, बहुत पहले इसका इजाद किया गया, अभी मैं बताऊंगा। तो IUCN के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं IUCN के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार अभी तक जो है वो 1.7 to 1.8 मिलियन यानी कि 17 से 18 लाख स्पीसीज को क्या किया गया है, खोजा गया है। यानी अभी तक जो IUCN के द्वारा जितने भी ऑर्गेनिज्म को खोजा गया है वो कितने हैं, 17 से 18 लाख। दैट मीन्स 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑर्गेनिज्म है। यस, 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म को खोजा गया है, समझ रहे हैं। तो बहुत सारा यहाँ पर पॉपुलेशन है। तो ये बायोनॉम एंड नॉमेनक्लेचर जो आगे हम देखेंगे, दैट मीन्स नॉमेनक्लेचर, नामकरण के बारे में आगे जब हम लोग समझेंगे तो वहाँ पर यही चीज़ अपन को समझना है कि वो नामकरण आया कैसे, ठीक है। नामकरण देने की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों है नामकरण करना जरूरी। तो 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अगर आपके सामने अचानक से आ जाएं तो आप उनके बारे में क्या जानेंगे, है ना, आप उन्हें पहचान पाएंगे। चलो ठीक है, उसमें से 1-1.5 लाख ऑर्गेनिज्म को आप जानते भी हो, सपोज, इतना पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं आप जानते भी हैं। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि जो IUCN है इसने अभी तक क्या किया है, 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म को खोजा गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत रखा गया, जितने भी ऑर्गेनिज्म खोजे गए उसको कहाँ रखा गया, IUCN के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। फिर देखिए, तथा उनका नामकरण किया गया है। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म खोजे गए इनको हम एक स्पेसिफिक नेम से भी जानते हैं, इनका एक जो स्पेशल नेम है उससे भी हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। दैट में 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म का नामकरण भी किया गया है यहाँ पर, ठीक है। जिसमें से 12 लाख एनिमल, जिसमें से क्या है, 12 लाख एनिमल है और 5 लाख प्लांट की स्पीसीज को रखा गया है। यानी कि जो 17 से 18 लाख टोटल ऑर्गेनिज्म को खोजा गया है, इसमें से भी 12 लाख कौन है, एनिमल है, और 5 लाख कौन है, प्लांट की स्पीसीज को रखा गया है, ठीक है।
इसमें भी इंसेक्ट का नंबर एनिमल एंड प्लांट की संख्या को मिलाकर अधिक है। यानी कि अगर हम ये 17 से 18 लाख के ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो इसमें भी जब हम इंसेक्ट की बात करेंगे, किसकी, इंसेक्ट की, कीटों की बात करेंगे, तो जो कीट हैं, जो इंसेक्ट हैं, वो एनिमल और प्लांट यानी 12 लाख एनिमल और 5 लाख प्लांट, इनकी संख्या जो है उसको मिलाकर के भी अधिक है। दैट मीन्स फाइलम आर्थ्रोपोडा आर वेरी लार्जेस्ट फाइलम, हम कह सकते हैं, जिसमें 10,25,000 स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है। दैट मीन्स जो इंसेक्ट हैं इनकी अभी तक 10 लाख से ज़्यादा, दैट मीन्स 10,25,000 से भी हम कह सकते हैं ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया गया है, ठीक है, अभी तक खोजा गया है। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी बायोडाइवर्सिटी की। तो देखिए यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, इससे हम लोग क्या समझेंगे, इससे हमने यहाँ पर ये समझा कि यहाँ पर कितने ऑर्गेनिज्म को अभी तक डिस्कवर किया गया है, ठीक है, और ये जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं इनको हम लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है, इनका अभी तक आइडेंटिफिकेशन भी किया जा चुका है, इनका अभी तक नॉमेनक्लेचर भी किया जा चुका है और इनका अभी तक क्लासिफिकेशन भी किया जा चुका है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, तो क्यों दिया गया भाई, तो ये इसलिए दिया गया भाई साहब कि हम इसको आसानी से समझ सकें, ठीक है भाई। बायोनॉमर नॉमेनक्लेचर या नॉमेनक्लेचर देने का मतलब ही होता है, हम ये कह सकते हैं टैक्सोनॉमी या बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत जो टैक्सोनॉमी यहाँ पर यूज की गई है, इसका एक मेन कारण यही है कि हम एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को, पूरे वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उसको एक नाम से जान पाएं, ठीक है, उसको हम पहचान पाएं, उसको अच्छे से हम समझ पाएं और उसके बारे में जो उसका इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसको हम पढ़ पाएं, उसकी फिजियोलॉजी हम देख पाएं, उसकी मॉर्फोलॉजी हम देख पाएं, ठीक है। तो ये देखने के लिए हमारे पास में कुछ तो डाटा होना चाहिए, तो उस डाटा को यहाँ पर बनाया गया है। अब क्या है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नॉमेनक्लेचर है, इस नॉमेनक्लेचर के लिए जो रूल एंड रिकमेंडेशन किया गया है वो क्या है। तो देखिए अगली हेडिंग यहाँ पर पड़ेगी रूल ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी नॉमेनक्लेचर का जो रूल एंड रिकमेंडेशन दिया गया है वो क्या है। पहले तो हम ये समझेंगे कि जो नॉमेनक्लेचर है, इस नॉमेनक्लेचर को, दैट मीन्स नामकरण को किसी भी ऑर्गेनिज्म में करने के लिए हमको क्या आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक न्यूली फॉर्म ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया जो अभी तक इस पूरे अर्थ पर नहीं था, यानी कि अभी तक जितने ऑर्गेनिज्म खोजे गए उनमें वो नहीं मिला, ठीक है। अभी हाल ही में आपने कोई ऑर्गेनिज्म को देखा है, खोजा है, ठीक है, तो आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे, आपने उसको खोजा है ना, आपने उसको सबसे पहले देखा है, वो न्यू ऑर्गेनिज्म है, तो सबसे पहले आप उसका क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स उसकी पहचान करेंगे। पहचान कैसे करेंगे, जो हमारे पास डाटा पहले से अवेलेबल है उस डाटा में आप उसको क्या करेंगे, मैच करेंगे कि इस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो मैंने खोजा है, क्या इसके जैसा कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मिल रहा है, समझ रहे हैं, इसके जैसा ऑर्गेनिज्म पहले से कोई यहाँ पर उपस्थित है या ये पहले से तो यहाँ पर उपस्थित नहीं, या हम ही पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो उसका हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया। अब जब हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, जान लिया कि हाँ इससे पहले ये ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर देखा ही नहीं गया, या हम कह सकते हैं कि अभी तक ये इंक्लूड ही नहीं किया गया, तो हम उसका क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब नामकरण करने के लिए भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए या ध्यान में रखी जाती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे इसके बाद में, ठीक है। जो बायोनॉमर नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे उससे पहले जो नॉमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे, तो नॉमेनक्लेचर में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से रूल्स यहाँ पर हैं, रेगुलेशन है, जिनके बारे में आपको याद रखना है या जिनको देख करके आप नॉमेनक्लेचर किसी ऑर्गेनिज्म का कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे उस ऑर्गेनिज्म का। जब हमने उसका नामकरण कर दिया, तो नामकरण में भी आपको दो चीजें यहाँ पर करनी, एक तो आपको ऐसा नाम उसका चुनना है जो उसका स्थानीय नाम हो, और दूसरा एक ऐसा नाम होता है जो स्पेसिफिक नाम हो, जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। जैसे मान लो इंडिया में कोई ऑर्गेनिज्म खोजा गया, तो आपने उसको खोज लिया, तो आप जहां पर हैं अब उसको वहां पर एक उसकी आम भाषा में हम उसको एक नाम दे सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल दे सकते हैं। अब देने के बाद में अब ये तो है ना कि जहां आप रह रहे हैं वही नाम आप अमेरिका में जाकर के लेंगे तो वो समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लासिफाइड करना है, सब कुछ उसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखना है, ठीक है। और इसके अंतर्गत रखने के बाद में एक बोर्ड संस्था बैठती है, ठीक है, उस बोर्ड संस्था के अंतर्गत इसको पास आउट किया जाएगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया है और इसको यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, फिर वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो अभी आगे मैं बताऊंगा, उसको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नॉमेनक्लेचर हमने कर लिया, फिर उसके बाद में नॉमेनक्लेचर करने के बाद में हमको क्या करना है, इसका क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन दैट मीन्स अब हम इसको यहाँ पर क्लासिफाइड करेंगे कि इसका फैमिली क्या है, इसका किंगडम क्या है,
इसका फाइलम क्या है, इसका जीनस क्या है, ठीक है, इसका डिवीजन क्या है। तो ये सब हम यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखेंगे और उसका फिर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। अब देखिए जो क्लासिफिकेशन की नीड है, अब जैसे कि हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपने ऑर्गेनिज्म कोई खोजा, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, वायरस होता है या बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने प्लांट की कोई नई स्पीसीज को खोजा है, तो उस प्लांट की नई स्पीसीज के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को करने के लिए आपको आईसीबीएन के अंतर्गत जाना पड़ेगा। आईसीबीएन क्या है, ये भी एक संस्था है जो कि IUCN के अंतर्गत ही रखी गई है, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। दैट मीन्स अगर आपने कोई प्लांट्स को खोजा है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत इसको रखना पड़ेगा, और इसके अंतर जो रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, रिकमेंडेशन है, वो यहाँ पर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर। अब ये रूल रेगुलेशन क्या है हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे तब समझेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि हम किसके अंतर्गत किस ऑर्गेनिज्म को रखेंगे। अगर आपने किसी एनिमल को खोजा, किसको खोजा, एनिमल को खोजा, तो एनिमल को खोजने के बाद में आपको उसको किसके अंतर्गत रखना पड़ेगा, आपको ICZN दैट मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है इसके अंदर कुछ रूल्स अलग हैं इन कंपेरिजन टू बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इस बात को याद रखिएगा। तो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत हम कोई अगर ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स कोई अगर एनिमल को हमने खोजा तो उस एनिमल का नॉमेनक्लेचर हम इसके अंतर्गत करेंगे। क्लियर है। चलो मान लीजिए अगर आपने कोई बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोजा है जो अभी तक आपने डिस्कवर नहीं किया हो या अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया, आपने सारे ऑर्गेनिज्म नहीं खोजे, हो सकता है कि आप कोई ऑर्गेनिज्म खोज लें, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात है, आप साइंटिस्ट बने। तो ICBN के अंतर्गत क्या है, अब देखिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। दैट मीन्स बैक्टीरिया का हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। यानी कि जो बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर यहाँ पर जो एक संस्था बनाई गई है ICNB जो बनाया गया है, इस ICNB के अंतर्गत जो रूल और रेगुलेशन आते हैं उसके अंतर्गत आपको ही क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया के ऊपर काम करना पड़ेगा जो आपने नया बैक्टीरिया खोजा है। क्लियर। मान लीजिए कोई आपने वायरस खोजा है, तो वायरस को खोजने के लिए यहाँ पर एक संस्था है ICVCN, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, वायरस अगर आपने खोजा है, एक न्यूली फॉर्म वायरस जो अभी तक खोजा नहीं गया था, उसको अगर आपने खोज लिया है तो उसको आप इसके अंतर्गत इंक्लूड करेंगे और इसके अंतर्गत ही जो रूल एंड रेगुलेशन दिए गए हैं उसको समझ करके आप उसका आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं आई है तो आप रिपीट करके एक बार देख लीजिए लेक्चर को दोबारा, क्योंकि ये डाटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग नॉमेनक्लेचर, उसके अंतर्गत बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, देन हम लोग यहाँ पर ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, दैट मीन्स इन पर जो है ना शॉर्ट नोट आता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं इसका नामकरण के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नामकरण इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉमेनक्लेचर। एक्चुअल में नामकरण होता क्या है कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आपके घर में अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो फिर उसका क्या किया जाता है, हम लोग नाम रखते हैं। नाम क्यों रखते हैं कि हम उसको एक उसके नाम से जान सकें। ठीक है, अब जैसे कि क्या है कि अब नाम से जान कैसे सकें, अब मान लीजिए आप कहीं हैं तो आपने अगर उसको आवाज़ दी तो वही बंदा आएगा आपके पास में जिसके नाम से आपने उसको पुकारा है। ठीक है, तो यहाँ पर नामकरण देना बहुत आवश्यक है किसी ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए। तो ये नामकरण होता क्या है वही यहाँ पर समझना है। देखिए, किसी ऑर्गेनिज्म की खोज करने के बाद, यानी कि कोई अगर ऑर्गेनिज्म खोजा गया है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, किसी को भी खोजा जाने के बाद टैक्सोनॉमी, इसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकी, टैक्सोनॉमी में उसका स्थान निर्धारित करके उसे एक नाम देना, उसका एक पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, स्थान देंगे, प्लेस देंगे और उसका नामकरण करेंगे। नाम देना नॉमेनक्लेचर कहलाता है। ठीक है, जब हम उसको नाम देंगे, दैट मीन्स नाम कब देंगे, जब आप उसका क्या क्या कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हमने अभी यहाँ पर देखा था, तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, फिर हम क्या करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, देन हम उसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो नामकरण क्या है, नामकरण ये है कि किसी ऑर्गेनिज्म की अगर खोज की है, ठीक है, कोई एक नया ऑर्गेनिज्म को खोजा गया, उसको उसके बाद टैक्सोनॉमी में उसका स्थान निर्धारित करना तथा उसे एक नाम देना, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कहलाता है। ये तो हमारा स्टेटमेंट का बात हो गया।
चलिए अब देखिए यहाँ पर जो नेसेसरी ऑफ नॉमेनक्लेचर है, दैट मीन्स आवश्यकता क्यों पड़ी नामकरण करने की, तो वो यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग भागों में, अलग अलग देशों के अलग अलग भागों में एक ही जीव का अलग अलग नाम होता है। यह हकीकत बात है कि आप जहां रह रहे हैं वहां पर किसी ऑर्गेनिज्म को कोई अन्य नाम से जाना जाता होगा, लाइक उस नाम को जो हम कहते हैं वो नाम स्थानीय होता है, ठीक है, स्पेसिफिक नेम होता है। दैट मीन्स आप जहां रह रहे हैं उसको वहीं उसी के नाम से जानते हैं। जैसे कि बहुत सारे आप अगर उत्तर प्रदेश में आए तो यहाँ पर जो बनाना है उसको हम लोग केला कहते हैं। बनाना आपका, अगर आप असम जाते हैं तो वहाँ पर भी बनाना ही कहा जाता होगा, मुझे इतना पता है क्योंकि हमारे भाई आसाम में गए थे तो उन्होंने बताया था। अब बाकी तो मैं ज़्यादा इधर उधर गया नहीं हूँ, आप लोग जहाँ रह रहे हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा कि बनाना को आपके यहाँ क्या कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ केला कहते हैं, ठीक है। और अगर आप असम में चले जाएँ तो वहाँ पर जो है ना केला एक टाइप की हम कह सकते हैं गाली है, तो आप वहाँ अगर केला कहेंगे तो शायद मार भी पड़ जाए आपकी। तो लॉजिक ये सिर्फ इतना है कि एक स्थानीय लेवल पर जो लोग रहते हैं वहां पर वह लोग किसी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर एक नेम से जानते हैं, ठीक है, जो उनकी आम भाषा में कहा जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन वो जो बनाना है, ये जो केला हमने आपको बताया बनाना, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसको हम जानते भी हैं। लेकिन जब हम इसको देखेंगे तब हम पहचान पाएंगे कि अरे यार ये तो केला है। मान लीजिए हम आपके देश में आते हैं या आपके जहाँ आप आप जहाँ जिस सिटी में हैं वहाँ पता नहीं बनाना को क्या कहते होंगे, मैं वहाँ पर आया तो मैंने कह दिया केला, तो आप समझ नहीं पाए। आप अपनी भाषा में कुछ और मुझे बताएंगे कि ये खा लो, तो हम शायद मना कर दें क्योंकि तो हम जानते नहीं होंगे उतना कि उसके बारे में कि वहाँ पर उस प्लेस में क्या कहा जाता है। अब आलू को ही ले लो, आलू को बनारस में कांदा वांदा कुछ ऐसे करके, कांदा तो शायद प्याज को कहते हैं, मुझे इतना पता नहीं फिलहाल, जो भी जहां कहता हो। तो हम ये यहाँ पर इतना समझते हैं कि अलग अलग, यहाँ पर देखिए पूरे विश्व में अलग अलग देशों के अलग अलग भागों में क्या हो रहा है, एक ही जीव, जो एक जीव है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसका अलग अलग नाम होता है, ठीक। इस असुविधा को देखते हुए सर्वप्रथम, यानी कि जो असुविधा हो रही थी इसको देखते हुए सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने ऐसे नाम की आवश्यकता का अनुभव किया जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, पूरे विश्व में सिर्फ एक नाम से जाना जाए, ठीक है, जिसे इन्होंने बायोलॉजिकल नेम कहा। दैट मीन्स इसे इन्होंने क्या कह दिया, बायोलॉजिकल नेम कह दिया कि ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में पाई जाएगी या पूरे वर्ल्ड में इसको इसी के नाम से जाना जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है गोरेया का। तो गोरेया क्या है, ये एक ब्यूटीफुल बर्ड है। तो ये उत्तर भारत में तो गोरेया के नाम से ही जानी जाती है, जिसको इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं, ठीक है। तो गोरेया जो पक्षी है इसको स्पैरो बर्ड कहते हैं। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है पजर डोमेस्टिकस। पजर डोमेस्टिकस जो है ये एक इसका जूलॉजिकल नेम है जो हर जगह प्रचलित है। आप चाहे इंडिया में साइंटिस्टों से बात करें तो वहाँ आप गोरेया के शायद वो समझ ना पाएं, लेकिन अगर आप पजर डोमेस्टिकस कहेंगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ आप किसकी बात कर रहे हैं, किस बर्ड की बात कर रहे हैं। तो ये जो गोरेया है अलग अलग देशों में, या हम कह सकते हैं अलग अलग सिटी में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे कि हम उत्तर भारत की बात करें तो ये स्पैरो के नाम से डेफिनेटली गोरेया के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है। अगर हम आंध्र प्रदेश में जाएं तो आंध्र प्रदेश में इसको पिच्चुका के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना था, पिच्चुका। अब अगर मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश गए तो वहां पर किसी ने कह दिया हमारे यहाँ पिच्चुका बहुत सुंदर है, तो आप एक बार कंफ्यूजिया जाओगे कि पिच्चुका क्या है ना, क्योंकि आप तो पहली बार सुनेंगे भाई, आप तो पहली बार सुनेंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं वो तो पिच्चुका को जानते हैं कि हाँ गोरेया को पिच्चुका कहते हैं। लेकिन जब आप इसको देखेंगे, ठीक है, जब आप इसको देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तब अरे यार तुम उसकी बात कर रहे हो, गोरेया की बात कर रहे हो, तब हम उसको पहचान पाएंगे। दैट मीन्स हम देखने के बाद में उसका क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। तो जब हम इसको देखेंगे तभी हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे कि हाँ ये किसकी बात हो रही है, गोरेया की बात हो रही है। अब देखिए इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में इसको हाउस स्पैरो के नाम से जाना जाता है। इस गोरेया को किस नाम से जाना जाता है, हाउस स्पैरो के नाम से जाना जाता है। स्पेन में अगर हम जाएं तो स्पेन में इसको बोलेंगे पार्डल। पार्डल, अरे हमारे यहाँ साइकिल का पैडल होता है, वो पैडल नहीं पार्डल है, ठीक है। हालैंड में अगर जाएं तो हालैंड में इसको मुश्च के नाम से जानते हैं, मुश्च। जापान में जाएं तो जापान में इसको सुजुन के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग कंट्री में एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब इसको यहां पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए कैरोलस लिनियस साहब ने क्या किया, इसका एक बायोलॉजिकल नेमकरण कर दिया। और वो बायोलॉजिकल नेमकरण या जूलॉजिकल नेमकरण हम इसको बोल सकते हैं, क्या है, पजर डोमेस्टिकस। क्या है, पजर डोमेस्टिकस। तो देखिए यहाँ पर एक स्टार बना करके पॉइंट लिखा हुआ है कि जो कैरोलस लिनियस साहब है, कैरोलस लिनियस साहब ने सन 1758 में अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 4378 एनिमल्स का बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर किया था, ठीक है, या प्रपोज किया था। तो इसको याद रखिएगा 1758 के अंतर्गत क्या किया था, कैरोलस लिनियस साहब ने 4378 एनिमल्स, बहुत होते हैं भाई साहब, आप एक नहीं पढ़ पाओगे कायदे से, तो 4378 एनिमल्स को इन्होंने क्या कर दिया था, अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के अंदर इन्होंने उनका नॉमेनक्लेचर कर दिया था कि ये जो नामकरण मैंने किया है इसको पूरे विश्व में जाना जाएगा इसी के नाम से। समझ में आ रहा है? अब वो अलग बात है कि पर्टिकुलर एरिया में क्या स्थानीय नाम है उसका, तो स्थानीय नाम एक अलग हो सकता है, लेकिन हम जूलॉजिकल नेम की बात करें या हम स्पेसिफिक नेम की बात करें वो अलग होती है, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जानी जाती है। समझ में आया? चलिए, इसके बाद में हम लोग अब डिस्कस करेंगे बायनॉमल नॉमेनक्लेचर के बारे में। चलिए बच्चों, हम लोग इसका बायनॉमल नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बायनॉमल नॉमेनक्लेचर। देखिए इसमें थ्योरी कुछ है वो देख लेते हैं जो लिखने में आपके आसानी रहेगी। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आदि का स्टडी किया जाता है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके अंदर किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है, ठीक। अतः नॉमेनक्लेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉमिनेशन की प्रोसेस होती है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके नॉमिनेशन, दैट मीन उनका जो नाम दिया जाता है उसकी एक प्रोसेस ही है, ठीक है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में एनिमल व प्लांट के बाइनॉमल नॉमेनक्लेचर सिस्टम का यूज होता है, यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो उसमें हम बाइनॉमल नॉमेनक्लेचर सिस्टम पद्धति जो दी गई है उसी का ही यूज करते हैं, ठीक है। या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिए गए वैलिड नाम में से एक होता है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया है उसमें इसका ये सबसे वैलिड नाम होगा, ठीक है, जो हर जगह जाना जाएगा, जिसके एक नाम के दो भाग होते हैं, यानी कि जो एक नाम जो दिया जाएगा यहाँ पर उसमें दो भाग होंगे। कितने भाग होंगे बेटा? दो भाग होंगे, जिसमें फर्स्ट भाग, प्रथम भाग या फर्स्ट पार्ट जेनेरिक नेम, जेनेरिक कहने का मतलब इसके जीनस का नाम, तथा सेकेंड पार्ट यानी दूसरा जो भाग होगा वो स्पेसिफिक नेम यानी कि स्पीसीज के रूप में होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? ध्यान से देखिए, बाइनॉमल नॉमेनक्लेचर सिस्टम सबसे पहले कार्ल वॉन लिन, किसने दिया था? कार्ल वॉन लिन द्वारा अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम, जो स्पीसीज प्लांटेरम एक बुक है जिसको लिखा था कार्ल वॉन लिन ने, और इन्होंने सबसे पहले इसको प्रपोज किया, ठीक है, अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में किया, जिसे 1 मई 1753 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। बाइनॉमल नॉमेनक्लेचर एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम है, यानी पूरे विश्व में ये मानी जाएगी यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम है, ठीक है, जो लिनियस द्वारा प्रतिपादित किए गए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पर आधारित है, जिन्हें ICBN दैट मींस इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है या प्रतिपादित किया गया है, जो निम्न प्रकार के हैं। अब यहाँ पर जो रूल है बाइनॉमल नॉमेनक्लेचर में, जब हम नामकरण करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म का तो कुछ रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनको आपको याद रखना है, या हम कह सकते हैं उन रूल्स को ध्यान में रख करके ही हम किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, फिर उसका नॉमेनक्लेचर और फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो वो जो रूल्स हैं, वो रूल कौन कौन से हैं वो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। चलिए, तो जो आगे हम लोग देख रहे हैं इसके रूल्स क्या क्या हैं वो हम लोग यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं सारे के सारे। देखिए, पहला जो यहाँ पर रूल है वो है बाइनॉमल नॉमेनक्लेचर जो शब्द है, यानी कि जब हम बाइनॉमल नॉमेनक्लेचर किसी का करेंगे तो उसमें जो हम शब्द यूज करेंगे वो लैटिन या ग्रीक शब्द में होने चाहिए, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसका जो नामकरण किया है वो किस भाषा में होना चाहिए, या तो लैटिन भाषा में होना चाहिए या तो ग्रीक भाषा में होना चाहिए। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक बात है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक नाम होना चाहिए, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए, जिसमें 2 शब्द सम्मिलित हों, जिसमें पहला शब्द जीनस का होना चाहिए तथा दूसरा शब्द स्पीसीज का होना चाहिए या स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता हो। चलिए, थर्ड पॉइंट यहां पर देखे गए, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का नेम इटैलिक लेटर, इटैलिक कहने का मतलब तिरछे अक्षर, जो तिरछे अक्षरों में इटैलिक आप लोगों ने जब कंप्यूटर में MS वर्ड MS ऑफिस चला होगा तो वहां पर जब आप लिखते हैं, ठीक है, या वर्ड पैड में आप जब लिखते हैं तो कुछ अक्षर हम लोग तिरछे कर लेते हैं। इस समय व्हाट्सएप में भी आप लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग इटैलिक फॉर्म में लिख के भेज देते हैं, तो वो तो तिरछे अक्षर हैं, उनमें क्या है, प्रिंट किया जाना चाहिए। अगर आप देखिए, खास बात है, अगर आप उसके किसी ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर को प्रिंट करते हैं, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड प्रिंट करते हैं, तब आप उसको इटैलिक लिखेंगे। अगर आप हैंड राइटन करते हैं, लिखते हैं, तो
आप इटैलिक तो लिखेंगे, पहली बात आप इटैलिक तो लिखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको इसके नीचे अंडरलाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है, जो जीनस और स्पीसीज दोनों के नामों के आगे, दोनों के नामों के नीचे। तो यहाँ पर इटैलिक लेटर में प्रिंट किया जाना चाहिए, लेकिन हैंड राइटिंग या हैंड रिटन होने पर अंडरलाइन किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट, प्रत्येक जीनस के नाम का पहला अक्षर कैपिटल तथा स्पीसीज के नाम का पहला अक्षर स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट यहां पर देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी स्पेसिफिक नेम में जीनस व स्पीसीज का एक दूसरे से अलग व स्पष्ट होना चाहिए। तो ये कुछ खास बातें यहां पर हैं, ठीक है। यहां पर इसने कहा है कि देखिए ये जो पॉइंट यहां पर लास्ट पॉइंट है, ये बॉटनिकल दैट मीन्स ICBN के अंतर्गत ही रखा गया है, दैट मीन्स ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है कि जो जीनस और स्पीसीज का नाम है ये एक दूसरे से स्पष्ट होने चाहिए और सेपरेट, अलग होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन कहीं आती है कि स्पीसीज और जीनस दोनों एक जैसे ही मैच कर रहे हैं तो उसको बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत नहीं रखेंगे, लेकिन इसको जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगला पॉइंट जो रखा हो गया है यहाँ पर, ये अलग से आप लिखिएगा कि यदि किसी साइंटिफिक नेम में जीनस व स्पीसीज का नाम एक समान होता है, ठीक है, तो इन्हें टाटोनिम्स क्या कहते हैं, टाटो TAUTONYMS टाटोनिम्स कहते हैं। इस टाइप का साइंटिफिक नेम जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में वैलिड होता है, लेकिन बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में इसे नहीं माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे ये रूल्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब जो हमारा लेक्चर 3 रहेगा वो ICBN के ऊपर रहेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिए गए हैं लाइक बैंथम, हुकर, हचिनसन या हसन और आपका एंगलर, प्रेंटल, इन लोगों ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए उसको हम लोग एक एक करके वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो ये लेक्चर अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल पे अगर पहली बार व्यू कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारी क्लास का लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।